नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप लोगों का अनीश जीएस पॉइंट में। आज हम लोग पढ़ेंगे इथिकल इशू के बारे में। जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, यानी बायोटेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग जो पढ़ रहे हैं उसमें का लास्ट टॉपिक है इथिकल इशू। हालांकि पिछले वीडियो में हम इसको पढ़ा दिए थे, लेकिन कैमरा में कुछ गड़बड़ी हो गया था तो कैमरा पहले ही बंद हो गया था, तो इसलिए पूरा रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। लेकिन आज फिर हम उसको पढ़ा देते हैं, ठीक है। उसमें जहां से छूटा था वहां से एक बार बता देते हैं, उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे नैतिक मुद्दे के बारे में। तो हम लोग जो पढ़ रहे थे टॉपिक, यानी परजीवी जंतु जो ट्रांसजेनिक एनिमल होते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल यानी परजीवी जंतु। इन परजीवी जंतुओं का उपयोग हम लोग कहां कहां पे कर रहे हैं ये हम पूरा देखे थे, ठीक है। और उसके बाद से वीडियो कट हो गया था क्योंकि कैमरा खराब था, तो कुछ उसमें गड़बड़ी आ गई थी तो बंद हो गया था, ठीक है। तो जहां से छूटा था वहां से हम पढ़ा देते हैं और बता देते हैं कि इन ट्रांसजेनिक एनिमल का हम लोग प्रयोग कृषि में कैसे कर रहे हैं। कृषि में भी उपयोग हो रहा है। कैसे हो रहा है तो आप लोग को पता है कि कुछ हम परजीवी मछलियों को बनाए हैं, यानी बाहरी से जीन डाल करके कुछ ऐसे मछली बनाए हैं। यानी मछली यानी जितना पशुपालन होता है वो पशुपालन आता है कृषि के अंतर्गत ही, वो अलग से नहीं आता है। पशुपालन भी कृषि के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। तो हम लोग कुछ परजीवी मछलियों को बनाए हैं, अलग से जीन डाल करके कुछ परजीवी मछलियां बनाई गई हैं। कौन कौन से मछलियां हैं? तो साल्मोन बनाई गई है, गोल्ड फिश है, कॉमन कार्प, यानी ये सब मछलियां हम लोग बनाए हैं। ये मछलियां बाकी सामान्य मछलियों की अपेक्षा ज्यादा तेजी से ग्रो करती हैं, जल्दी ग्रो करती हैं, ठीक है। इन मछलियों से ये फायदा होता है कि कम से कम समय में अधिक से अधिक क्या होता है, मछलियों का उत्पादन हो जाता है, जो भोजन की पूर्ति के लिए जरूरी है, ठीक है। उसके बाद से हम लोग देखे थे कि दवाइयां बनाने में हम लोग क्या कर रहे हैं, परजीवी जंतुओं का उपयोग कर रहे हैं। जैसे भेड़, बकरी, ये सब भेड़ बकरियां जो होती हैं, इंसुलिन, हीमोफीलिया का दवा बनाने में इसका काम आया है, ठीक है। एक दवा है एट्राइन, ये बनता है ह्यूमन एंटीथ्रोम्बिन प्रोटीन से। कैसे बनता है? एक दवा है ATRYN, ठीक है। इसका ये बनता है ह्यूमन एंटीथ्रोम्बिन प्रोटीन से, ठीक है। ये जो दवा ह्यूमन एंटीथ्रोम्बिन प्रोटीन से बन रहा है, ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन किसके अंदर बन रहा है? तो ये प्रोटीन बना रही है एक परजीवी बकरी। एक परजीवी बकरी है, ये परजीवी बकरी अपने दूध में, ये परजीवी बकरी अपने दूध में ये वाला प्रोटीन बनाती है, और इसे हम लोग कौन सा दवा बनाते हैं? एट्राइन का दवा बनाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे परजीवी जंतुओं से हम लोग दवाई भी बना रहे हैं, ठीक है। आप लोग एक बात और बता देते हैं कि जो बढ़ती हुई आबादी और भोजन की समस्या, बढ़ती हुई आबादी और भोजन की समस्या के कारण हम लोग परजीवी जंतुओं के उपयोग पर निर्भरता ज्यादा बढ़ाए हैं, ज्यादा निर्भर हुए हैं। क्योंकि परजीवी जंतु जो होते हैं वो कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक क्या दे सकते हैं? दूध दे सकते हैं, अंडा दे सकते हैं, मांस दे सकते हैं। आप देख रहे हैं कि और भी प्रोटीन मिल सकता है। तो हम लोग का जो वनस्पति स्रोत है, जो पेड़ पौधों से हम लोग भोजन प्राप्त करते हैं, वो पर्याप्त नहीं है जितना आबादी है उसके हिसाब से। तो इसलिए हम लोग का निर्भरता परजीवी जंतु पर अधिक बढ़ा है। इसलिए बढ़ा है क्योंकि परजीवी जंतु बढ़ाने से हम लोग को अंडा, मांस, मछली ये सब जल्दी मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। तो इससे क्या होगा? प्रोटीन की पूर्ति, बाकी फैट, बाकी जितना हम लोग को मिलता है विटामिन वगैरह, ये सब मछलियों में मिलता है, विटामिन डी। तो इन सब में क्या होगा कि इस सब का यूज करने से, इस सब का प्रयोग करने से जो वनस्पति स्रोत है उस पर थोड़ा सा दबाव कम पड़ेगा, ठीक है।
तो हम लोग वही काम कर रहे हैं। ये सब परजीवी जंतु का उपयोग जहां जहां पे हो रहा है आप लोग बता दिए, जो पिछले वीडियो में छूट गया था। ठीक है, हम पढ़ाए तो थे लेकिन रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो ये हम बता दिए आप लोगों को। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे नैतिक मुद्दा, इथिकल इशू, कि जो हम परजीवी जानवर बना रहे हैं, परजीवी जंतु बना रहे हैं, उसके लिए कुछ नैतिकता भी है। हमारा कोई अधिकार नहीं है कि किसी जानवर को पकड़ करके, किसी जानवर को पकड़ के उसमें जीन डाल करके और कुछ नया चीज बना दे, क्योंकि जानवर को हम लोग पैदा किए नहीं है, जानवर तो प्रकृति से है, और उस पर हम लोग कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए कुछ नैतिकता भी होना चाहिए, किस पर करना चाहिए, किस पर नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो वही चीज हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि भारत सरकार का एक संगठन है जीईएसी, इसका पूरा फुल नाम है, लिख दे रहा है, जीईएसी का फुल नाम क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी जो है, ये क्या करती है, जीएम, जीएम को होता है जेनेटिक मॉडिफाई, जेनेटिक मॉडिफाई क्रॉप्स हो चाहे जेनेटिक मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म हो, जो जीएम अनुसंधान संबंधी कार्यों की वैधानिकता, कि कितना सही है कितना गलत है, उसकी वैधानिकता तथा जन सेवाओं के लिए जीएम जीवों की सुरक्षा का क्या लेती है, निर्णय लेती है। ठीक है, यानी जो हम लोग जीएम जीव बना रहे हैं, जीएम क्रॉप्स बनाए हैं, वो जन सेवा के लिए, जनता के लिए, लोगों के लिए कितना अच्छा है कितना खराब है, उसका निर्णय, यानी कोई भी हम दवा बनाए हैं या कुछ भी बनाए हैं, तो पहले ये जो कमेटी है, ये पहले उसकी जांच परख करती है, उसको देखती है, कितना बार जांच होता है, उसके बाद से उसका प्रयोग होता है। ठीक है, यानी वैधानिकता की जांच करेगी, जन सेवाओं के लिए जीएम जीवों की सुरक्षा का भी गारंटी लेती है। अगर जीएम जीवों को, जो जीव हम बना रहे हैं जेनेटिक मॉडिफाई करके, उनकी सुरक्षा की भी गारंटी वही लेती है। ठीक है, यानी कोई हम दवा मान लीजिए बना के लाए, और उस दवा को पहले कमेटी के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, एक्सपर्ट लोग होते हैं हर क्षेत्र के, वो पहले जांच करते हैं, देखते हैं कि दवा हमारा कितना सही है कितना गलत है। हम अगर किसी पर यूज कर रहे हैं, किसी जानवर पर ही यूज कर रहे हैं, तो वो जानवर को कुछ नुकसान तो नहीं होगा, उससे कोई हानि तो नहीं होगी। ये सब चीजों को देखा जाता है, यानी देख करके उसके बाद से ये जो कमेटी है वो उसके बाद से अप्रूवल देती है कि आप ये दवा ठीक है, उपयोग कर सकते हैं, मार्केट में बेच सकते हैं। ठीक है, देखिए ये हम मिटाते हैं, हम लोग यहाँ दिया है इसमें, हम लोग के एनसीईआरटी में, कि हम लोग यहाँ एक बासमती धान होता है, बासमती धान। ये बासमती धान अपने स्वाद के लिए और सुगंध के लिए बहुत ही मशहूर है। आप लोग भी खाए होंगे बासमती चावल। बासमती चावल की भारत में 27 वो किस्में उगाई जाती हैं। यानी जो बासमती धान है, इसकी 27 किस्मों को भारत में क्या किया जाता है, उगाया जाता है। इसकी 27 किस्मों को हम लोग भारत में उगाते हैं, और ये अपने स्वाद और सुगंध के लिए बहुत ही मशहूर है। बासमती चावल मार्केट में सबसे अधिक बेचे जाने वाला चावल है। हालांकि गरीब आदमी तो इसको नहीं अफोर्ड कर पाता है, नहीं खरीद पाता है, लेकिन इसके भी बहुत सारे निम्न किस्म है, कम दाम के भी मिलने वाले चावल हैं। इसकी 27 किस्में हैं जो भारत में बेची जाती हैं। अब कौन कौन सा किस्म है ये आप लोग को नहीं पढ़ना है, आप लोगों को सिलेबस में है भी नहीं, बस इतना याद रहेगा तो काम चल जाएगा। ऑब्जेक्टिव में ये पूछेगा कि भारत में बासमती चावल की कितने किस्में उगाई जाती हैं। ऑप्शन दे देगा 20, 27, 30, 35। आप लोग याद रहेगा 27, तो 27 बस बना देना है। ठीक है, या किसी भी कंपटीशन में 27 किस्मों का नाम नहीं पूछेगा। ठीक है, तो बस जितना पूछता है बिहार बोर्ड में और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, उसको हम पूरा यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, यानी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम का मतलब नीट, नर्सिंग, एम्स, जीएनएम, एएनएम, जो भी मेडिकल से संबंधित एग्जाम होता है, उसमें जितना पूछा जाता है उतना पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, हर एक टॉपिक को पूरा अच्छे से डिस्कस किया जाएगा।
तो ये जो धान बासमती धान है, ये अपने स्वाद और सुगंध के लिए मशहूर है, आपने बताया, और इसकी 27 किस्में भारत में उगाई जाती हैं। एक मिनट, देखिए इसकी 27 किस्मों को भारत में उगाया जाता है। अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने क्या किया, 1997 में जो बासमती धान है, बासमती धान, इस पर क्या किया कि अमेरिकी पेटेंट एवं ट्रेडमार्क कार्यालय द्वारा एकाधिकार प्राप्त कर लिया। एकाधिकार प्राप्त कर लिया कि भाई ये दावा करने लगा, अमेरिका की कंपनी थी, वो दावा करने लगी कि बासमती धान हमारे यहाँ का किस्म है, ठीक है, इसको कोई बेच नहीं सकता है, पूरे विश्व में कहीं भी कोई बेच नहीं सकता है, ठीक है। भारत पर प्रतिबंध लगा दिया कि भाई भारत नहीं बेच सकता, ये हमारे यहाँ का किस्म है, हम ही बेच सकते हैं इस धान को, कोई किस्म का धान था, ठीक है। तो उस अमेरिकी देखिए कोई भी सामान का क्या होता है कि पेटेंट होता है, पेटेंट हो जाने से ये होता है कि वो सामान कोई और नहीं बेच सकता है। सरकार के कार्यालय में एक पेटेंट कराया जाता है, जैसे मान लीजिए कोई सामान कोई खरीद के लाया, खरीद के नहीं सॉरी, जैसे कोई सामान कोई बनाया, जैसे मान लीजिए ये मार्कर बनाए हैं, ये मार्कर ऐसा मार्कर बनाए हैं कि हम इधर सोचते हैं, इधर लिखना शुरू कर देता है, ऐसा मार्कर मान लीजिए कि हम बना दिए, इधर हम सोचना शुरू किए, ये मार्कर इधर से लिखना शुरू किया, बस हम इधर बोले जा रहे हैं, चाहे सोच रहे हैं और इधर लिखना शुरू कर दे रहा है। अब इसके अंदर हम कौन कौन सा टेक्नोलॉजी लगाए हैं, क्या क्या लगाए हैं, कितना समय लगा है खोज करने में, और इसको बना के हम बेच रहे हैं कितना में, मान लीजिए कि 500 में बेच रहे हैं, ठीक है। और कोई कंपनी कोई संस्था इसको देखा, तोड़फोड़ किया कि इसके अंदर क्या क्या भरा हुआ है, कौन कौन सा टेक्नोलॉजी लगा है, उसको लगा करके और उसी मार्कर को 20 रुपए में बेचना शुरू कर दिया। बस हमारा तो धंधा चौपट, अब इतना मेहनत किए, इतना समय लगाए। तो सरकार क्या करती है कि जो सामान एक अजूबा बनता है, कोई अजूबा सामान हो जो विश्व में कहीं नहीं हो, उस सामान पर उस व्यक्ति का जो मेहनत लगा है, जो समय लगा है, जो खर्च लगा है, उसको उतना पूर्ति करने के लिए कुछ समय के लिए एकाधिकार मिल जाता है, पेटेंट दे दिया जाता है। पेटेंट देने से ये होता है कि क्या होगा कि पेटेंट देने से, खोलिए, ना नहीं है, कहाँ बैठ रही मोबाइल में बंद हुआ, अब हम नहीं बता सकते, यहाँ पे क्लास चल रहा है, कहाँ पे होगा भेंट ये नहीं बता सकते हैं। छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, इतना ही कर देते हैं, ठीक है। तो जो भी सामान बनता है उस पर हम लोग क्या करते हैं कि उस सामान को सरकार की संस्था होती है, सरकार का एक कार्यालय होता है, उस कार्यालय में हम लोग उस सामान को दर्ज करा देते हैं कि हम सामान बनाए हैं, सरकार चेक करती है, पड़ताल करती है, जांच पड़ताल करती है कि वो और जगह कहीं नहीं ना है। जब कहीं नहीं होता है तो उस पर पेटेंट हो जाता है 10 साल के लिए, 20 साल के लिए। अब 10-20 साल तक ये सामान को हम ही बना सकते हैं, कोई और नहीं बना सकता है। अगर कोई और बनाएगा तो उसकी कंपनी सील हो जाएगी, वो आदमी जेल में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन पेटेंट कराएंगे तब, नहीं पेटेंट कराएंगे तो कोई बना सकता है। तो वही अमेरिका ने क्या किया था, भारतीय बासमती को किसी अर्धबावनी किस्म से क्या किया, संकरण करा दिया, संकरण करके कोई नया बासमती धान प्राप्त कर लिया और बोला कि हम ही बेच सकते हैं, कोई और बेच नहीं सकता है। तो इसीलिए कहा गया कि भारत में बहुत पहले से उगाई जाती है, 300-400 साल पहले से उगाई जाती है। बाबू ये नया नहीं है, तुम नया नहीं बनाए हो, ये भारत में बहुत पहले से बेची जाती है और उगाई जाती है और खाई भी जाती है, ठीक है। तो सबक सिखा दिया भारत ने। हमें एक बात समझते हैं कि पेटेंट क्या होता है, आप लोग बता दें कि पेटेंट क्या होता है। पेटेंट का मतलब होता है कि कोई भी संस्था या कोई व्यक्ति किसी सामान पर कुछ समय के लिए क्या करता है, एक अधिकार प्राप्त कर लेता है, यानी उस पर उसी का अधिकार होगा। यानी कोई व्यक्ति या संस्था कुछ समय के लिए
कुछ समय के लिए एकाधिकार प्राप्त कर लेता है, एकाधिकार प्राप्त कर लेते हैं, हम लोग क्या उसको कहते हैं, पेटेंट कहते हैं। आप लोग को मार्कर के एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है। एक होता है बायो पेटेंट, एक होता है बायो पेटेंट। ये बायो पेटेंट का मतलब क्या होता है, यानी इसको बोलते हैं जैव अधिकार। जैव अधिकार, जैव अधिकार का मतलब ये होता है कि हम कोई जैविक सामान बनाए हैं, जैसे कोई जीएम सरसों बना दिए, जीएम सरसों बनाए, चाहे कोई कोई भी जेनेटिक मॉडिफाई करके हम कोई सामान बनाए हैं, ठीक है। और उस सामान पर क्या है, हमारा अधिकार है, क्योंकि हम बहुत मेहनत करके बहुत कहां से जीन खोजे, जीन लाए, उसको डाल करके बनाए, और बनाए ऐसा चावल बनाया है कि मतलब खाने के बाद उसको थोड़ा सा खाइए एकदम पेट पूरा फुल, अब पूरा भरपूर प्रोटीन, भरपूर कार्बोहाइड्रेट, भरपूर विटामिन, भरपूर मिनरल्स, सब चीज मिल रहा है, ठीक है। ऐसा चावल बना दिया गया। अब वो चावल हम बनाए हैं, हम खोजे हैं, जीन लाके डाले हैं, कौन कौन सा चीज से जीन लाए हैं, डाले हैं, इतना मेहनत करके बनाए हैं, तो हमारा उस पर क्या होगा, कुछ समय के लिए अधिकार होगा। उसको हम उगाएंगे, बेचेंगे, जब हमारा पूरा मुनाफा हो जाएगा, ठीक है। या फिर कोई कंपनी, कोई संस्था हमारे अनुमति से क्या करे, हमको क्षतिपूर्ति दे दे, जितना हमको लगा है, समय लगा है, पैसा लगा है, उतना क्षतिपूर्ति कर दे, हमको लाभ पहुंचा दे। उसके बाद से हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको भी अधिकार दे सकते हैं कि तुम भी ये उगा सकते हो, बेच सकते हो, ठीक है। तो ये बायो पेटेंट होता है। उसके बाद से होता है बायोपायरेसी। बायोपायरेसी क्या होता है, यानी जैव नकल। जैव नकल, ये हम बातों को सिर्फ समझा रहे हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो को रुका करके बातों को सुन करके लिख सकते हैं, उसका डिफिनेशन लिख सकते हैं, लेकिन समझना ज्यादा जरूरी है। समझ लेंगे तो अपने मन से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जैविक नकल क्या होता है। जैव नकल का मतलब वही बात हो गया कि कोई हम सामान बनाए, कोई जैविक सामान बनाए, कोई सरसों बना दिए, कोई चावल बना दिए, चाहे कोई जीव बना दिए, और उसका कोई क्या कर ले, उसको देख ले कि हम कैसे बनाए हैं, और उसका नकल करके वो भी बनाना शुरू कर दे, और हमसे कम दामों पर बेचना शुरू कर दे। तो इससे क्या होता है कि जो ओरिजिनल कंपनी है, जो ओरिजिनल लोग है, जो उसको बनाया है मेहनत करके, उसको नुकसान होता है, और उसको कम दाम में बिना मेहनत के हमारे ही टेक्नोलॉजी को देख लिया कि कैसे कैसे बनाए हैं, कौन कौन सा जीन डाले हैं, देख करके बनाना शुरू कर दिया, कम पैसे में बेचना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है कि जो मेहनत किया, खोज किया, उसको नुकसान होता है। तो इसलिए उसको क्षतिपूर्ति दे दीजिए, जितना उसको लगा है पैसा उसको दे दीजिए, और दे करके क्या करिए कि अपने जो सामान जो वो व्यक्ति बना रहा है, फसल हो चाहे जीव हो, क्षतिपूर्ति दे करके, और क्या कर सकता है, वो भी व्यक्ति बना सकता है और बेच सकता है, ठीक है। तो ये होता है। तो ये हम लोग क्या हो गया, नैतिक मुद्दा हो गया, ठीक है। हाल ही में क्या हुआ कि भारत सरकार ने हाल ही में भारत सरकार ने क्या किया कि 21वां बिल लाया, 21वां बिल संसद में रखा, 21वां बिल को। और इस 21वां बिल पर जो पहले से जो चीज बताया गया था, उसमें दूसरा संशोधन किया, दूसरा संशोधन पारित किया। संशोधन का मतलब क्या होता है कि कोई कानून पहले से बना हुआ है, और उस कानून में कोई आज के समय के अनुसार उसमें बहुत सारी बातें नहीं है, मिस है, तो उस बात को जोड़ दिया जाता है, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संशोधन बोलते हैं। कि कोई पहले से कानून चला आ रहा है, उस कानून में कुछ नया जोड़ दिया जाए, या कुछ खराब चीज है तो उसको निकाल दिया जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संशोधन बोलते हैं। तो पहले से 21वां बिल था जो सामानों पर क्या देता था, पेटेंट देता था, अधिकार देता था। जैसे भारत को कोई परंपरागत ज्ञान है, वेदों में हम लोग के बहुत सारा ज्ञान है, अब उस ज्ञान को कोई देश चाहे कि हम लोग यूज कर लें, भारत की परंपरागत ज्ञान को अगर कोई देश चाहे कि हम उसको यूज कर लें और उसका प्रयोग करके हम भारत में अपने विश्व में पूरा नाम कमाएं, तो इससे क्या होता है कि भारत का ज्ञान जो पहले से था वो दूसरे देश में जाएगा, और दूसरा देश उससे मुनाफा कमाएगा और उस बातों को बताएगा, तो इससे नुकसान होगा भारत को, क्योंकि भारत फिर जब बताएगा ना उस बात को, तो उस पर ज्यादा कोई ध्यान नहीं देगा। इसलिए भारत की जो परंपरागत ज्ञान है, जो वेदों में ज्ञान है, उस ज्ञान को कोई अगर लेना चाहता है तो भारत सरकार से क्या करेगा, परमिशन लेगा, और परमिशन लेने के बाद से अगर भारत सरकार देगी, अगर भारत में है तो भारत में, कोई और देश में है तो कोई और देश में,
उस सरकार वहां की परमिशन देगी, तब उस चीज को, उस ज्ञान को हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी देश या कोई भी संस्था यूज कर सकता है। ठीक है, तो ये भी हो गया। ये हम लोग का लास्ट टॉपिक था नैतिक मुद्दा का, ये खत्म हो गया। अब हम लोग कल से दूसरा चैप्टर चालू करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।